First of all, very good morning to all of you and most welcome to our YouTube channel Taclomath Legal. And today we will start Indian Contract Act 1872 and आज उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी नेचर देखेंगे, एक्ट की नेचर क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ एसेंट क्या है, तो उनको हम जो है डिस्कस आज करेंगे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंट्रोडक्शन एंड हम ये भी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर जो है इसका होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 1 के साथ एंड इसकी प्रीएम्बल के साथ। सबसे पहले हमें हर एक्ट का लेजिस्लेशन का जो है हमें नाम देखना होता है कि टाइटल क्या है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे मे यूज हुआ है वर्ड। इसका क्या मतलब है, शैल क्यों नहीं यूज हुआ? और ऊपर से ये देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस है, प्री इंडिपेंडेंस है ये लॉ, और इसका मतलब ये है अगर यही लॉ प्री इंडिपेंडेंस और अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हो और अगर वहां पे मे वर्ड यूज हो रखा है सेक्शन 1 के अंदर, तो उन दोनों का जो है अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मीनिंग प्री इंडिपेंडेंस जो होते हैं, लॉ जो है प्री इंडिपेंडेंस जो है 1947 से पहले वाले जितने भी लेजिस्लेशंस हैं उनके अंदर अगर सेक्शन 1 में मे वर्ड यूज हुआ है तो उसका क्या मतलब है, अब इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 प्री इंडिपेंडेंस। सो इसमें क्या है कि जब उस टाइम लॉ पास किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब लॉ पास किए जाते थे तो उस टाइम दो चीजें होती थी कि जो एक तो होता था कि एक प्रिंसली स्टेट्स थे और एक हमारे नॉर्मल स्टेट्स थे, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है हम इंडिपेंडेंस दे देते थे, ये इंडिपेंडेंस दे दी जाती थी, उनको ऑप्शन दे दी जाती थी कि अगर वो चाहें इनको जो है अपने ऊपर अप्लाई करा भी सकते हैं, और अगर ना चाहें कि नहीं अप्लाई कराना है तो वो भी उनकी ऑप्शन होती थी, उनको इतनी ऑप्शन दी जाती थी। इसलिए यहाँ पे जो मे वर्ड है यूज किया जाता था प्री इंडिपेंडेंस वाला। और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो लॉज थे जहां पे ये मे वर्ड यूज हुआ है तो उसका मीनिंग होता था और होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकर्स हैं, वो जब चाहें, जब भी नीड जो है फील होए, रिक्वायरमेंट फील होए लॉ का, लेजिस्लेशन का जो है टाइटल चेंज करने का, तो उस टाइम जो है ये टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसलिए उस टाइम वर्ड जो है अब में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद लिखा जाता है। जहां भी लिखा जाता है जिस भी एक्ट के अंदर, तो उसका जो है मेन कंसेप्ट और मेन जो रीजन होता है वो यही होता है। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों का होपफुली समझ आ गया होगा। अब ये देखिए एक्ट नंबर कौन सा है, ये 9 है 1872 का। अब 1872 का जो एक्ट नंबर 9 है, सीधा सीधा क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 का सेक्शन 10, सेक्शन 11, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो है वो पूछ सकते हैं बिना एक्ट का नाम लिखे, बिना एक्ट का नाम बताए। तो इसलिए इनका जो नंबर होता है इनको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तीसरी चीज प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर क्या है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन and amend certain parts of the law relating to contracts, certain parts of the law relating to कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज तो ये, जब हम प्रियम्बल देखते हैं किसी एक्ट का तो वहां से हमें नेचर पता
चल जाती है एक तरीके से कि ये एग्जॉस्टिव है कि इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव और इलस्ट्रेटिव। तो यहां से ये चीज हमें जो है पता चल जाती है। एग्जॉस्टिव का मीनिंग होता है कि ये जो एक्ट है, ये जो भी एक्ट जो एग्जॉस्टिव होता है, जिसकी नेचर एग्जॉस्टिव होती है, उसका मतलब ये होता है कि वो एक्ट जो है इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। उसको यूज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए किसी और एक्ट की जो है जरूरत नहीं है, किसी और लॉ की जरूरत नहीं है आउटसाइड दिस। और अगर वो ही एक्ट इलस्ट्रेटिव होता है, तो इलस्ट्रेटिव का मीनिंग होता है कि वो जो एक्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इलस्ट्रेटिव है, और वो जो है किसी और एक्ट के ऊपर, किसी और लॉ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियम्बल से ये चीज पता चलती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये पता कैसे चलता है कि ये एग्जॉस्टिव है या फिर इलस्ट्रेटिव है। अब यहाँ पे पढ़िए, whereas it is expedient to define and amend certain laws, certain parts of the law rather, relating to contracts। सबसे पहली बात, किसी एक्ट की जब प्रियम्बल से नेचर देखनी है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये तीन वर्ड्स जो हैं ये अवेलेबल हैं प्रियम्बल के अंदर, अमेंड, डिफाइन एंड लास्ट इज कंसोलिडेट। तो वी विल हैव टू सी कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं प्रियम्बल के अंदर दिखाई देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन वर्ड है, सेकंड जो है हमारा अमेंड है, लेकिन थर्ड जो वर्ड है वो मिसिंग है यहाँ पे। कंसोलिडेट जो है ये वर्ड यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है एग्जॉस्टिव नहीं है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ एक्ट्स, कुछ जो प्रोविजंस हैं उनके लिए एग्जॉस्टिव हैं, लेकिन जो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज, वो सब जो हैं, वो जो हम सेकंड पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट का करेंगे वो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। तो वो उनके जो प्रोविजंस हैं उनके लिए हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जैसे कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कौन होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सब जो है इन चीजों के लिए जो है ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसके लिए हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एग्जॉस्टिव होता है और माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इनके अंदर भी फॉलो करते हैं। क्योंकि वो जो हमारे एक्ट हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो ये दोनों एक्ट हैं, ये दोनों पहले इसी एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो था पार्ट हुआ करते थे। तो इनको वहां से सेग्रीगेट करके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से सेग्रीगेट करके अलग से एक लॉ जो है बना दिया गया पार्टनरशिप के ऊपर एंड सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। तो दोनों के ऊपर अभी जो है सेपरेट सेपरेट जो है लेजिस्लेशंस बनी हुई हैं। तो पहले अब भी जो है इन्होंने जो नेचर बताई है इन दोनों एक्ट्स के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी, कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पार्टनरशिप के और सेल के और एग्रीमेंट के गुड्स के रिगार्डिंग, तो वो जो है कहाँ से जो है एज इट इज लिए जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सो इसका मतलब ये है वही प्रिंसिपल्स जो उधर भी यूज होते हैं बाकी दोनों एक्ट्स के अंदर, उन्हीं जो प्रिंसिपल्स हैं, वही जो एलिमेंट्स हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव है, वो इलस्ट्रेटिव नहीं है। होपफुली ये समझ आ गया होगा, इसकी नेचर पता लगी है, अप टू सम एक्सटेंट इसकी नेचर जो है हमें पता चली है। अब दो डेट्स होती हैं, पहली चीज हमने टाइटल के बारे में पढ़ी है, दूसरा हमने एक्ट नंबर पढ़ा है, तीसरा हमने प्रियम्बल से हमने नेचर को पता करने की देखी है, कोशिश की है। फोर्थ चीज जो हमने पढ़नी है वो है डेट्स।
अब 2 डेट्स होती हैं हर एक्ट के अंदर, और जरूरी नहीं है कि हर एक्ट के अंदर अवेलेबल होती है, लेकिन अगर किसी एक्ट के अंदर एक डेट अवेलेबल होती है इन दोनों में से, तो उन दोनों को जो है एक ही कंसीडर किया जाता है, सेम सेम जो है दोनों के लिए कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि एक होती है डेट ऑफ असेंट। ये जो डेट ऑफ असेंट होती है, ये हमारे बेयर एक्ट की प्रियम्बल जहां पे मेंशन होती है, प्रियम्बल के जस्ट ऊपर जो होता है, प्रियम्बल के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड हमारा, तो वहां पे मेंशन किया होता है, एक डेट लिखी होती है, तो उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ असेंट। और जो इन्फोर्समेंट डेट होती है वो हमारी होती है या तो सेक्शन 1 के अंदर मिल जाती है, अगर सेक्शन 1 के अंदर ना हो तो हमारी जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हमारे बेयर एक्ट का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है सेक्शन से स्टार्ट होने से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी होता है, तो उसके अंदर भी जो है एंड में लिखी होती है इन्फोर्समेंट डेट। अब ये देखते हैं कि दोनों डेट्स का डिफरेंस क्या है, क्या मीनिंग है दो दो डेट्स का। डेट ऑफ असेंट का मीनिंग होता है कि जिस दिन इस एक्ट को पास किया, पहले जो है सबसे पहले लोकसभा में जाता है बिल, देन राज्यसभा में जाता है, जब दोनों ये हाउसेस जो है पास कर देते हैं तो वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। गॉट इट? प्रेसिडेंट के पास चला गया। प्रेसिडेंट जब उस लॉ को, सॉरी उस बिल को जब है अपनी असेंट दे देता है, साइन कर देता है, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ असेंट। किस डेट पे प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी, किस डेट पे प्रेसिडेंट ने अपने साइन किए, और जब भी वो साइन करेगा तो वो बिल जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। उससे पहले तक चाहे लाखों बार पास कर लें हाउसेस, जब तक प्रेसिडेंट की उसके ऊपर असेंट नहीं आती है, प्रेसिडेंट जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं, तब तक वो बिल जो है लॉ में, सॉरी उसमें एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो डेट ऑफ असेंट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं। तो दो वर्ड्स एक होते हैं, एक तो होता है असेंट और दूसरा होता है कंसेंट। जो असेंट होता है ये हमारा होता है यूनिलेटरल एक्ट होता है, यूनिलेटरल एक्ट। और जो कंसेंट होता है ये हमारा होता है बायलेटरल कंसेंट, बायलेटरल कंसेंट। सो बायलेटरल कंसेंट के अंदर क्या होता है कि बायलेटरल कंसेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि दोनों के अंदर पहले यूनिलेटरल को देखते हैं कि जब एक पर्सन का ही एक्ट होना जरूरी होता है। असेंट का मतलब कि सिर्फ एक पर्सन की जो है असेंट चाहिए, परमिशन चाहिए सिर्फ, तो उस टाइप के वर्ड, उस टाइप की परमिशन को हम बोलते हैं असेंट। और कंसेंट होता है जैसे कि दो पर्सन हैं, दो पार्टीज हैं, दोनों अपनी अपनी जो है अपनी विलिंगनेस, अपनी जो है इच्छा जो है, अपनी कंसेंट जो है देते हैं, उसको बोलते हैं बाइलेटरल कंसेंट। ये एक पर्सन नहीं कर सकता है, कंसेंट का मतलब बाइलेटरल, मतलब दो पर्सन्स की परमिशन, दो पर्सन्स का जो है एग्रीमेंट एक तरह से। तो ये होती है असेंट एंड कंसेंट, दो पार्टीज करना, जो दो पार्टीज करती हैं, और असेंट मतलब जो एक पार्टी, सिर्फ एक ही होती है, यूनिलेटरल। सो होपफुली थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समझ आया हो। शॉर्ट टाइटल, एक्ट नंबर, प्रियम्बल एंड डेट ऑफ एसेंट जो है इसकी 25 अप्रैल 1872 है, पेपर में पूछ ली जाती है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो है 1 सितंबर 1872। डेट ऑफ असेंट समझ आ गया कि प्रेसिडेंट जब इसको अपनी परमिशन देता है, प्रेसिडेंट जब अपनी असेंट देते हैं उस वो वाली डेट। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कौन सी डेट होती है? 1 सितंबर 1872 है, जो कि वो वाली डेट जिस दिन से लॉ जो है पास, लॉ जो है अप्लाई, इन्फोर्स होना जो है शुरू हुआ, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट जब उसकी स्टार्ट हुई। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है
कैसे बनाया जा सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस चीज को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, ऑफर। एक पर्सन जो है ऑफर करता है, अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है ऑफर वर्ड यूज नहीं है, वैसे ऑफर की जगह पे प्रपोजल है, तो प्रपोजल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो ऑफर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर, एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा पर्सन जो है या तो उसको एक्सेप्ट करता है या फिर जो है रिवोक करता है, रेवोकेशन। ठीक है जी, रेवोकेशन अगर करेगा तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी देखेंगे। ऑफर, ऑफर जब है एक पर्सन को, और जो एक्सेप्टेंस है दूसरा पर्सन करेगा जिसको ऑफर दी गई है। तो अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, जो कि हमारा सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर डिफाइंड है। आगे अगर ये ही प्रॉमिस जो है, इसके अंदर ये दोनों पार्टीज जो हैं कंसीडरेशन ऐड कर लेती हैं, अमाउंट समथिंग, कोई अमाउंट होती है उसको अगर ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बन गया। सबसे पहले ऑफर की एक पर्सन ने, एक्सेप्ट किया दूसरे पर्सन ने, दोनों चीजें मिली, प्रॉमिस बन गया। और जब यही प्रॉमिस जो है, इसके अंदर दोनों पार्टीज ने जिन्होंने प्रॉमिस जो है फॉर्म किया, वो कंसिडरेशन ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, तो ये दोनों जब चीजें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। हमने पहुंचना कहां तक है, कॉन्ट्रैक्ट तक। तो अभी तक एग्रीमेंट तक पहुंचे हैं। एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के अंदर जब इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगी, इन्फोर्समेंट की चीज जो है वो आ जाएगी, तो दोनों चीजें मिलके हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट बना देंगी। सो ये देखो, सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, दूसरा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, तीसरा फिर ये एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है जी, देन लास्ट जो स्टेज है वहां पे हम पहुंच गए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये जो है प्रोसीजर है एक ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने का। आई होप ये क्लियर है। अब हम जो है आगे जो पढ़ेंगे, कल जो डिस्कस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑफर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑफर का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है। फिर उसके डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो गिवन है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। देन ऑफर की मीनिंग, अदर मीनिंग्स, अदर डेफिनेशंस करेंगे, उनके इसेंशियल्स पढ़ेंगे, ऑफर के टाइप्स ऑफ ऑफर्स पढ़ेंगे। सो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले ऑफर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबको समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं कुछ समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।